हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ 2023 परीक्षा जो 11 फरवरी को होने वाली है। उसके लिए हिंदी का एक तरीके से प्रैक्टिस सेट या फिर टेस्ट सीरीज कह लीजिए, पीसीएस मंत्रा का ये है और ये बहुत ही विश्वसनीय है, इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टेस्ट संख्या 6 है। तो यहाँ पे जीएस और हिंदी को मिक्स करके बनाया गया है। इसके पहले हमने टेस्ट संख्या 4 और 2 और 1 सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके पेपर में आप निश्चित रूप से प्रश्न देखने को यहाँ से पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सॉल्व कर लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है और बहुत कम टाइम में हम ये वीडियो सॉल्व करेंगे, ताकि आप बहुत कम टाइम में रिवीजन कर सकें और इसकी पूरी की पूरी व्याख्या करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 मिनट थोड़ा जूम कर लें। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पे दूध में क्या गिर गया है, यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है उनका सही वाक्य क्या होगा उसको हम देखते हैं, शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। तो दूध का अभाव चिंतनीय है। दूध का अभाव चिंतनीय है, तो दूध का अभाव चिंतनीय नहीं होगा, यहाँ चिंताजनक होगा। दूध का अभाव चिंताजनक है, ये होगा। दही खट्टी है, याद रखिएगा दही जो है यह स्त्रीलिंग नहीं होता है, पुल्लिंग होता है। तो दही खट्टा है होता है, खट्टी है नहीं। दही हो गया, रुमाल हो गया, ये सब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो दही खट्टी है नहीं होगा, दही खट्टा है, शुद्ध रूप होगा। पगड़ी ओढ़कर आओ, तो पगड़ी ओढ़ा नहीं जाता, पगड़ी बांधा जाता है, तो पगड़ी बांध कर आओ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, दूध में क्या गिर गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा वाक्य है जो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। तो मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया। मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, बिल्कुल शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनका शुद्ध रूप हम देखेंगे। तो ऑप्शन ए में है, जिसने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाए। तो इसका शुद्ध रूप होगा, जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया। सेकंड ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, यह एक गहरी समस्या है। तो इसका शुद्ध रूप होगा, यह एक गंभीर समस्या है। गहरी नहीं होगी, गंभीर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑप्शन डी में, श्याम मक्खन को रो रहा है। तो इसका शुद्ध रूप होगा, श्याम मक्खन के लिए रो रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर पहले से है वो ऑप्शन सी है। बाकी तीनों ऑप्शन का हमने सही आंसर देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा वाक्य ऐसा है जो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। तो इस समस्या का निदान क्या हो सकता है, यह बिल्कुल शुद्ध है। इस समस्या का निदान क्या हो सकता है, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन ए जो है, मोहन क्रोध में भरकर बोला। तो इसका शुद्ध रूप होगा, मोहन क्रोध से भरकर बोला। ऑप्शन बी में है, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। तो इसका शुद्ध रूप होगा, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। और ऑप्शन डी में जो है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। तो इसका शुद्ध रूप होगा, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तो इस तरीके से हमने शुद्ध वाक्य इनका जान लिया। ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य की वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा है जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। बाकी ऑप्शन ए में जो है, घी बहुत अच्छी नहीं है। इसका शुद्ध रूप होगा, घी बहुत अच्छा नहीं है। घी बहुत अच्छा नहीं है, घी भी एक पुल्लिंग है। तो यहाँ पे घी बहुत अच्छा नहीं है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। तो इसका शुद्ध रूप होगा, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। वापस अगर लौट लगा है तो फिर वापस लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। तो थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए, यह इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन सी में, यह भोजन 10 आदमी के लिए है। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। तो इसका शुद्ध रूप होगा, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। 10 आदमियों के लिए है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन डी में जो है, यह एक राजनीतिक समस्या है, बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा ऐसा वाक्य है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, आपका भविष्य उज्ज्वल है, यह बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन ए में है, वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। इसका शुद्ध रूप होगा, वे सब कालचक्र के नीचे पिस गए।
ऑप्शन सी में है कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं। तो बेड़ियां जो हैं गले में नहीं पड़ती हैं, पैरों में पड़ती हैं। तो इसका शुद्ध रूप होगा कई सौ बरसों तक भारत माता के गले में बेड़ियां। इसका शुद्ध रूप होगा कई सौ बरस तक भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी रहीं। नेक्स्ट है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे पहले से सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है। कौन सी एक बर्तनी है जो शुद्ध है। तो अकस्मात जो है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। और ऑप्शन ए में जो है इसका शुद्ध रूप होगा वांछनीय। और उद्घाटन का होगा उद्घाटन। और कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है इसका शुद्ध रूप। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बर्तनी शुद्ध है। कौन सा एक बर्तनी ऐसा है जो शुद्ध है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उज्ज्वल, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी अभीष्ट नहीं होगा, अभीष्ट होता है। अभीष्ट अभीष्ट इस तरीके से लिखा जाएगा। और संवाद तो इस तरीके से रहेगा संवाद। और बाकी प्रादुर्भाव तो दुर्भाव भा के ऊपर रा लगेगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जो पहले से शुद्ध है ऑप्शन डी है। बाकी तीनों ऑप्शन का हमने शुद्ध रूप देख लिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है। कौन सी एक बर्तनी ऐसी है जो शुद्ध है। तो यथेष्ट बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे शुद्ध है। आशीर्वाद तो आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाएगा, वाह के ऊपर रा रहेगा। आशीर्वाद इस तरीके से रहेगा। आह्वान इस तरीके से रहेगा। और अवनति तो अवनति इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों ऑप्शन का सही रूप हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है। कौन सी इसमें से एक बर्तनी ऐसी है जो शुद्ध है। तो ऑप्शन बी निश्चल जो है यह बिल्कुल शुद्ध है। बाकी उच्छ्वास जो है वह इस तरीके से लिखा जाएगा। और तेजमय का होता है तेजोमय, तेजोमय शुद्ध बर्तनी ये है। और तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत इसका शुद्ध रूप होगा। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन का हमने शुद्ध रूप देखा। जो इसका सही आंसर पहले से है वह है निश्चल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है। कौन सी एक बर्तनी ऐसी है जो शुद्ध है। तो वाल्मीकि की बर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन ए में जो है वह होगा, एक मिनट, रचयिता का होगा। रचयिता अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित गा में री की मात्रा रहेगा। और मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है, मैथिली शरण गुप्त था पे छोड़ी ई मात्रा रहेगी, मैथिली शरण। तो इस तरीके से आप और सबका शुद्ध बर्तनी याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका पहले से शुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म ऐसा है जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ईर्ष्या और उपेक्षा जो दिया हुआ है यह गलत है। ईर्ष्या विशेष है, इसका विशेषण ईर्ष्यालु होता है। उपेक्षा विशेष है और जिसका विशेषण जो होता है वह उपेक्षित होता है, याद रखिएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। क्रोध का क्रुद्ध और आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट बिल्कुल सही विशेष विशेषण है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेष है। कौन सा इसमें से विशेष है। तो अनासक्ति जो है यह विशेष है, इसका विशेषण होता है अनासक्त। बाकी सारे जो शब्द दिए हुए हैं यह विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है विशेष शब्द है, विशेष शब्द इसमें से कौन सा है। तो ललिता जो है यह विशेष है। बाकी सुंदर, लंबा, लघु ये तीनों विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है। कौन सा वाक्य विशेष है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बालक जो है यहाँ पे विशेष है। नेक्स्ट प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो विशेषण की जो विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा इसमें से ऐसा है जो विशेषण नहीं है। तो नमक जो है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष है। नमकीन जो होगा इसका विशेषण रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धि बताइए। क्रिया विशेषण संबंधित किस वाक्य में अशुद्धि है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है, धीरे धीरे खेती वे उससे समय अधिक करने लगे। तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग तो हुआ है लेकिन वाक्य अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्धि है इसमें, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे जो होगा यह क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलेबी में मिठास अधिक है, वाक्य में मिठास शब्द का विशेषण बताइए। तो मिठास जो है इसका जो विशेषण होगा यह होगा मिठाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मेरी गाय काली है, बिल्कुल सही। यहाँ पे विशेषण का प्रयोग हुआ है गुणवाचक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है, खाना का खनि जो है यह शुद्ध सुमेलित नहीं है। खाना का जो होता है वह खादन होता है, खाना का जो तत्सम होगा वह खादन होगा, बाकी कब का कदा, कुआं का कूप और काम का कर्म बिल्कुल सही तद्भव का तत्सम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही, इसका आंसर हमने बता दिया और यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विकल्प में दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की पहचान करना है यहाँ पे, तो इसका कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गलन। गलन जो है यहाँ पे तत्सम है, इसका तद्भव होता है गलना। बाकी कोना का जो तत्सम होगा वह होगा कोण, क्या का तत्सम होगा किम और गोद का तत्सम होता है क्रोड़। तो ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखिएगा, गलन जो है इसमें तत्सम है, बाकी तीनों तद्भव है, इनका तत्सम हमने बता दिया आपको, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्प में दिया गया कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है? तो ठंडा जो है यहाँ पे तद्भव है, इसका तत्सम जो होता है वह स्तब्ध होता है, ठंडा का जो तत्सम होगा वह स्तब्ध होगा। बाकी चैत्र का जो तद्भव होगा वह चैत होगा, यम का जो तद्भव होगा वह जम होगा और तृण का जो तद्भव होगा वह तिनका होगा। तो इस तरीके से बाकी तीनों जो ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ये तत्सम है, इनका तद्भव हमने जाना, ऑप्शन ए ऑलरेडी तद्भव है तो इसका भी तत्सम हमने जान लिया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डंक तद्भव शब्द का तत्सम शब्द होगा। डंक तद्भव शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दंश, दंश होगा डंक का। बाकी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तलवार तद्भव शब्द का तत्सम होगा। तलवार तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? तरवारी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो जत्था का यजमान जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, गलत है ये। तो जत्था का जो तद्भव तत्सम होता है वह यूथ होता है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब जिसका जिससे, झरना का निर्झर और चौथा का चतुर बिल्कुल सही सुमेलित है। जत्था का यजमान नहीं होता है, जत्था का जो तत्सम होता है वह यूथ होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाना तद्भव शब्द का तत्सम होगा। जाना तद्भव शब्द का तत्सम तो याति होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तत्सम शब्द जो है वह है स्पर्श। स्पर्श तत्सम है, इसका तद्भव परश होगा। बाकी ये तीनों जो तद्भव दिए हुए हैं ऑप्शन में इनका जान लेते हैं। तो पड़ोस का होता है प्रतिवेश तत्सम और दूसरा का होता है तत्सम द्वितीय, और परख का जो तत्सम होगा वह होगा परीक्षा। तो इस तरीके से तीनों का तद्भव आप जानते रहिएगा, तीनों का तत्सम आप जानते रहिएगा। एक यहाँ पे तत्सम था, इसका भी तद्भव हमने जाना, परस स्पर्श का तद्भव होता है परस, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा शब्द ऐसा है जो कि तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर होगा
वह होगा ऑप्शन ए नस जो है या तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा नस्या। नस का तत्सम होता है नस्या। बाकी स्थल और नस्ता और पानी ये तीनों तत्सम है। तो स्थल का जो तत्सम होगा वह होगा थल। नस्ता का जो तत्सम होता है वह होता है नाथ। नाथ होगा नस्ता का तत्सम। और पानीय का तत्सम सॉरी स्थल का जो तद्भव होगा, यहाँ पे तत्सम नहीं होगा, तत्सम तो दिया ही है। स्थल का जो तद्भव होगा वह होगा थल, नस्ता का तद्भव होगा नाथ और पानीय का तद्भव होगा पानी। तो इस तरीके से जानते रहिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन का हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए तद्भव तत्सम युग्म में सही सुमेलित है। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी महुआ का मधुक बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी बूंद का जो होता है वह होता है बिंदु। बूंद का जो तत्सम होगा वह बिंदु होगा। बड़ा का जो तत्सम होगा वह होगा वृत्तक और जो भाप का तत्सम होगा वह होगा वाष्प। तो इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी का ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो नियमानुकूल ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो नियमानुकूल ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा अनियमित। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नियमित का होगा जो नियमानुकूल हो उसे नियमित कहेंगे। अनिवार्य का होगा एक वाक्य जिसका निवारण ना हो सके वह अनिवार्य होगा। अनियंत्रित जिस पर नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। बाकी हमने सही और जो शब्द दिए हैं उनके लिए एक वाक्य देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जिसे जाना ना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसे जाना ना जा सके उसे ऑप्शन ए हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञात का होगा एक वाक्य, वह जो ज्ञात ना हो। अनन्य का होगा जिसके पास कोई दूसरा ना हो। जिसके पास कोई दूसरा ना हो उसे अनन्य कहेंगे। अनिमेष का होता है वह जिसकी पलक ना गिरे। वह जिसकी पलक ना गिरे उसे अनिमेष कहते हैं। तो जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जिसे बुलाया नहीं गया हो। तो इसके लिए हो जाएगा अनाहूत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहेंगे। बाकी अहेतुक का होगा जिसमें किसी का कोई कारण ना हो उसे अहेतुक कहेंगे। अनन्यमस कहेंगे जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। बाकी अकिंचन का कहेंगे जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। बाकी सबका हमने एक वाक्य देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जिससे मरना उचित ना हो। जिसे मारना उचित ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी अबद्ध। जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए अबद्ध होता है। बाकी अवैध के लिए जो एक वाक्य होगा वह होगा जो विधि के विरुद्ध हो। अशोच के लिए होगा एक वाक्य जो शोक करने लायक ना हो उसे अशोच कहते हैं। और अखंड का होता है जिसके टुकड़े ना हो सके उसे अखंड कहते हैं। तो जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए अबद्ध होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाकी जो तीनों शब्द दिए हुए हैं उनका हमने एक वाक्य देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे भुलाया ना गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसे बुलाया ना गया हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी अविस्मृत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म लेते ही मर जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जन्म लेते ही मर जाना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आदंडपात। आदंडपात इसका सही होगा। जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। जन्म पर्यंत का एक वाक्य होगा जन्म भर तक। जन्म भर तो जन्म पर्यंत हो जाएगा। आजन्म का होगा इसके लिए भी होता है जन्म भर, यानी आजन्म का और जन्म पर्यंत का एक ही वाक्य होगा जन्म भर। और बाकी आमरण का होगा मर जाने तक। आमरण अनशन गांधी जी ने किया था ना, तो मृत तक हम अनशन पे रहेंगे ऐसा था। तो जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक आमरण। ऑप्शन तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जन्म लेते ही मर जाना, तो आदंडपात होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। इसके लिए क्या होगा? एक शब्द, तो इसके लिए प्रार्थी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी जो किसी की भक्ति करे उसे भक्त कहते हैं। पुजारी जो किसी की पूजा करता हो उसे पुजारी कहेंगे। श्रद्धालु जो किसी के प्रति श्रद्धा रखता हो उसे श्रद्धालु कहेंगे। तो इस तरीके से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
जिसने बहुत कुछ देखा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे कहेंगे बहुदर्शी। बाकी अनुभवी का होगा, जिसे पर्याप्त अनुभव हो उसे अनुभवी कहेंगे। बहुश्रुत का होगा, जिसने अनेक विषयों से संबंधित ज्ञान सुना हो उसे बहुश्रुत कहेंगे। और बहुज्ञ का होगा, जो बहुत विषयों का ज्ञाता हो उसे बहुज्ञ कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला, इसके लिए क्या होगा, तो युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला, इसके लिए जो ऑप्शन होगा युत्सु होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा कहलाती है। युग पुरुष अपने समय का बहुत बड़ा व्यक्ति जो होता है उसे युग पुरुष कहते हैं। याचक कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है उसे याचक कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला, तो उसे युत्सु कहेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो निरंतर बढ़ रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो निरंतर बढ़ रहा हो उसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्धमान। जो निरंतर बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहते हैं। बाकी वंश में उत्पन्न होने वाले के लिए वंशज होगा। विभु, तो जो सभी में व्याप्त हो उसे विभु कहेंगे। वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाले किसी भी प्रोग्राम या किसी भी चीज़ को वार्षिक कहेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, निरंतर बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रणय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रणय का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, काया जो है या शरीर का है। बाकी प्रेम, अनुराग और स्नेह ये तीनों प्रणय के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी, काया शरीर का पर्यायवाची होगा या प्रणय का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में रक्त शब्द का पर्यायवाची है। रक्त शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सिलीमुख दिया है या भौरा का पर्यायवाची है। अमल जो है यह निर्मल का पर्यायवाची है। और अमरस जो है यह क्रोध का पर्यायवाची। तो याद रखिएगा, सिलीमुख भौरा का अमल जो है यह निर्मल का, और अमरस जो है यह क्रोध का पर्यायवाची है। तो रक्त का इसमें से कोई भी पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोज्ञा निम्न में से किसका पर्यायवाची है। मनोज्ञा निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो तरुणी जो है इसका पर्यायवाची होगा मनोज्ञा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ग पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीस, हरि, मरकट, पिसुन। यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है यह अशुद्ध है। पिसुन जो होता है यह कौवे का पर्यायवाची है, या बाकी कीस, हरि और मरकट तीनों बंदर के पर्यायवाची हैं, और जो एक पिसुन है यह कौवा का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो शब्दों का पर्यायवाची दिया हुआ, इसलिए यह सही नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी करवाल, खड़क, कृपाण, चंद्रहास, तो ये सब तलवार के पर्यायवाची होंगे। और भाग्य, होनी, नियति, भावी, तो यह सब जो होते हैं किस्मत के पर्यायवाची हैं। कलघोष, मदन सलाका, श्यामा, पिक, ये सब कोयल के पर्यायवाची हैं, इनको भी याद रखिएगा। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कीस, हरि, मरकट बंदर के पर्यायवाची हैं। पिसुन जो है यह कौवा का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से बेमेल युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म ऐसा है जो बेमेल है, तो इसका सही आंसर होगा केकी। कीर का जो केकी दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है। कीर, सुक, सुआ और रक्तुंड यह सब तोता के पर्यायवाची हैं। केकी जो है यह मोर का पर्यायवाची होता है, तो इस तरीके से यह सही सुमेलित नहीं है। आभूषण का आभरण बिल्कुल सही है। कुंभ का गगरा भी सही है। और पावस का पर्यायवाची वृष्टि भी सही है। तो जो यहाँ सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी है, लेकिन इसका हमने सही आंसर देख भी लिया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा लक्ष्मी का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं होगा, तो कलत्र जो है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है। कलत्र जो है या पत्नी का पर्यायवाची होगा कलत्र। बाकी पद्मा, इंदिरा और रमा तीनों लक्ष्मी का पर्यायवाची है। कलत्र जो होता है यह स्त्री या पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी के और भी पर्यायवाची जो होते हैं वामा, वामांगी, दारा, गेहिनी, भार्या, बल्लभा इत्यादि भी पत्नी के ही पर्यायवाची हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म इसमें ऐसा है जो गलत है, तो
प्रमोद का जो अनुराग दिया हुआ है यह गलत है, क्योंकि प्रमोद जो है यह हर्ष मस्ती का पर्यायवाची है और अनुराग जो है यह स्नेह का पर्यायवाची है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भारती का सरस्वती, गोदाम का मालखाना और मिलाप का संयोग, ये तीनों शुद्ध सुमेलित हैं। जिसका सुमेलन नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर भी हमने अपने तरीके से देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? कौन सा वर्ग ऐसा है जो अशुद्ध है? तो भेक, दादुर, मेढक, मत्स्य। इसमें भेक, दादुर, मेढक जो हैं यह तीनों मेढक के पर्यायवाची हैं। मत्स्य जो है यह मछली का पर्यायवाची हो जाएगा। तो दो शब्दों के पर्यायवाची हो गए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अशुद्ध है, तो यही इसका सही आंसर होगा। बाकी ज्ञान, समक्ष, विवेक, बुद्धि, यह जो है ज्ञान का पर्यायवाची होगा। विपुल, प्रचुर, पर्याप्त, अधिक, तो यह अधिक का ही पर्यायवाची है। पृथु, चौड़ा, विस्तृत, विस्तीर्ण और विस्तृत, तो यह विस्तृत का पर्यायवाची होगा। यहाँ पे एक शब्द से संबंधित तीनों ऑप्शन में जो दी हुई हैं एक शब्द से संबंधित हैं। ऑप्शन ए में जो है भेक, दादुर और मेढक, ये तीनों मेढक के पर्यायवाची होंगे। बाकी मत्स्य जो है या मछली का पर्यायवाची, तो दो अलग अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे शुद्ध दिया हुआ है? तो भोर, सवेरा, उषा काल, प्रभात, चारों सुबह के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्थूल का पर्यायवाची शब्द है? स्थूल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो मोटा, मांसल, पीवर, तीनों जो है स्थूल के पर्यायवाची, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। कौन सा युग्म ऐसा है जो विलोम का सही है? तो आदृत का तिरस्कृत बिल्कुल सही है। बाकी आपत्ति का जो विलोम होगा वह होगा अनापत्ति। आवर्षण का जो विलोम होगा वह होगा अनावर्षण। और गणतंत्र का जो विलोम होगा वह होगा राजतंत्र। जनतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र भी नहीं होगा, गणतंत्र का होगा राजतंत्र। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से सही दिया हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन का हमने सही आंसर जाना। नेक्स्ट है, श्री गणेश का विलोम क्या होता है? तो इतिश्री होता है। श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। बाकी इति और अथ एक दूसरे के विलोम है, ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल का विलोम है। सरल का विलोम क्या होगा? तो सरल का विलोम होगा कठिन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये निर्मल जो है मल का विलोम होगा। आसान जो है यह सरल शब्द का पर्याय है। उचित जो है इसका जो विलोम होगा वह होगा अनुचित। तो ऑप्शन बी सरल का जो विलोम होगा वह हो जाएगा कठिन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सकर्मक का विलोम होगा। सकर्मक का विलोम क्या होगा? तो सकर्मक का जो विलोम होगा वह होगा अकर्मक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सकर्मक का विलोम होगा अकर्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्तब्ध का विलोम होगा। अस्तब्ध का विलोम क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा अस्तब्ध। अस्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होगा। बाकी लब्ध का जो विलोम होता है वह होता है प्रदत्त। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम शब्द है। अनुरक्ति का विलोम क्या है? तो अनुरक्ति का जो विलोम होगा वह हो जाएगा विरक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का जो विलोम होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी विष। अमृत का विलोम होगा विष। नेक्स्ट प्रश्न है, निरामिष का विलोम होगा। निरामिष का विलोम होगा ऑप्शन बी आमिष। निरामिष का विलोम होगा आमिष। और मांसाहारी का विलोम होगा शाकाहारी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निंदे का विलोम है। निंदे का विलोम क्या होगा? तो निंदे का जो विलोम होगा वह हो जाएगा वंदे। निंदे मतलब निंदा करना, वंदे मतलब वंदना यानी कि प्रशंसा करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी जो यहाँ स्तुति दिया हुआ है इसका निंदा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्बर का विलोम है। बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? तो बर्बर का जो विलोम होगा वह हो जाएगा सभ्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उर्वर का विलोम होगा ऊसर। ऊसर या अनुर्वर भी हो सकता है। और सीधा का विलोम होगा टेढ़ा। और बर्बर का विलोम होगा सभ्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।